Hello to all my learners present over here. Welcome to the channel. If you are a sociology learner and want to learn sociology, then now you have came at right platform. I am a sociology educator, university gold medalist, and I will teach you sociology in a very easy and interesting way. अगर आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, समाजशास्त्र पढ़ना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हैं। मैं समाजशास्त्र की ही टीचर हूँ, यूनिवर्सिटी गोल्ड मेडलिस्ट हूँ और मेरा नेट भी काफ़ी बार क्वालिफाई है। मैं आपको समाजशास्त्र बहुत आसानी से पढ़ना सिखाऊंगी। इन दिस वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट फेमस सोशोलॉजिस्ट इमाइल डर्कहाइम। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम समाजशास्त्र में बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और जानने वाले थिंकर हैं हमारे इमाइल दुर्खीम, उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आता है कि इमाइल दुर्खीम जो थे उनका जन्म कब हुआ। तो ये इनका जन्म हुआ था 15 अप्रैल 1858 को, यानी कि 15 अप्रैल 1858 है आपका। और इनका जन्म हुआ था फ्रांस में। आप जानते हैं कि जो आपके समाजशास्त्र के जनक थे या फादर ऑफ सोशोलॉजी थे वो अगस्ट कॉम्ट थे, वो फ्रांस के थे। इनको कॉम्ट का उत्तराधिकारी भी कहा जाता है क्योंकि ये भी फ्रांस के थे और फ्रांस के में इन्होंने कॉम्ट के बाद बहुत काम किया था। 15 अप्रैल को इनका जन्म हुआ था और ये फ्रांस में एक कस्बा था, उसका नाम था एपिनल। तो उसी टाउन में इनका जन्म हुआ था। और अगर बात आती है इनकी डेथ की, तो ये इनका जो डेथ हुआ था वो हुआ था 15 नवंबर 1917 को। ये जो डेथ और बर्थ ईयर होते हैं ये भी इम्पॉर्टेंट होते हैं क्योंकि जब आप नेट के लिए पीजीटी वगैरह के लिए प्रिपेयर करते हैं तो कई बार उनका बर्थ ईयर, बर्थ प्लेस भी पूछा जाता है, या फिर आपसे मैचिंग में भी क्वेश्चंस जो हैं वो आते हैं इनसे रिलेटेड। जो ये दुर्खीम थे, इन्हें पहला अकादमिक समाजशास्त्री यानी कि फर्स्ट एकेडमिक सोशोलॉजिस्ट भी इन्हें कहा जाता है। अब बात आती है इनकी बुक्स की, इनके इम्पॉर्टेंट वर्क्स की। तो सबसे पहला आता है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, 1893 इसका पब्लिकेशन ईयर है। पब्लिकेशन ईयर जो है वो ज़रूर से एक बार देख लें क्योंकि जो एक ही थिंकर है उनकी बुक को आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए क्वेश्चंस भी नेट में पूछे जाते हैं। तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी इनका 1893 में पब्लिश हुआ है। इसके बाद द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड 1895। नेक्स्ट है द सुसाइड 1897। नेक्स्ट द एलिमेंट्री फॉर्म्स ऑफ रिलीजियस लाइफ 1912। एजुकेशन एंड सोशोलॉजी 1922। नेक्स्ट सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी 1924। ये इनकी कुछ मेजर इम्पॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके अलावा भी हैं बट ये आप ज़रूर से लर्न कर लेंगे, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा एक बुक ये लिखते हैं द मॉरल एजुकेशन, 1925 में पब्लिश हुई थी वो। कुछ अब आप देखेंगे कि इनका जो बर्थ था वो 1917 में हो गया था, बट ये जो आपकी बुक है एजुकेशन एंड सोशोलॉजी, सोशोलॉजी एंड फिलॉसफी, ये बाद में पब्लिश हुई। कई बार होता है क्या है कि राइटिंग्स पहले की होती हैं बट वो पब्लिश बाद में होती हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये डर्कहाइम की बुक नहीं है, ये भी डर्कहाइम की ही बुक है। चलिए अब देख लेते हैं डर्कहाइम से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि वन लाइनर फॉर्म में है। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन है आफ्टर अगस्ट कॉम्ट हु इज़ मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड सोशोलॉजिस्ट इन फ्रांस। तो अगस्ट कॉम्ट के बाद फ्रांस में सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री कौन है? तो ये आपके इमाइल डर्कहाइम है। इमाइल डर्कहाइम अगस्ट कॉम्ट के बाद उन्हें इनका उत्तराधिकारी भी कहा जाता है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डर्कहाइम ऑब्टेन्ड पीएचडी डिग्री ऑन विच टॉपिक। तो डर्कहाइम जो थे आपके दुर्खीम, इन्होंने किस विषय पर पीएचडी की थी? आप जानते हैं कि इन्होंने पीएचडी किया, बट कई बार आपसे पीएचडी टाइटल यानी कि किस टॉपिक पे उन्होंने पीएचडी किया है, किस पे उन्होंने काम किया है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो इन्होंने जो पीएचडी अपना किया था वो किया था द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जो एज अ बुक भी पब्लिश हुआ था 1893 में, हमने अभी पढ़ा भी। समाज में श्रम विभाजन पर इन्होंने अपना पीएचडी कंप्लीट किया है, शोध कार्य किया है, ऐसा भी आ जाता है। रिसर्च वर्क, पीएचडी
एक ही बात है, PhD रिसर्च वर्क इन्होंने किया है समाज में श्रम विभाजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक डर्कहाइम प्रेजेंटेड अ कॉम्प्रिहेंसिव डिस्क्रिप्शन ऑफ सोशल फैक्ट्स द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड। किस पुस्तक में दुर्खीम ने सामाजिक तथ्यों का व्यापक विवरण प्रस्तुत किया है? तो डर्कहाइम ने सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य का सिद्धांत दिया था, तो उन्होंने किस बुक में ये चीज़ दी? ये इस तरीके के क्वेश्चन भी आपसे एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं। तो ये जो था, इन्होंने द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड में सोशल फैक्ट के बारे में बताया है। बट अगर आप डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सब्जेक्टिव का, तो भी अगर आप ये कोट करते हैं कि इन्होंने ये थ्योरी अपनी इस बुक में दी है, तो ये भी आपको अच्छे मार्क्स गेन करने में हेल्पफुल रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोशल फैक्ट क्या होता है, उसको डिफ़ाइन करने के लिए आपको बताया है, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम सोशल फैक्ट इज़ अ फेज ऑफ बिहेवियर, थिंकिंग, फीलिंग और एक्टिंग which can objectively be observed and has a coercive or compelling nature। तो आता है कि क्या होता क्या है, सामाजिक तथ्य क्या होता है, तो ये इन्होंने डिफाइन करके बताया है। इसका हिंदी वर्जन देख लेते हैं कि दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्य व्यवहार, विचार करने, अनुभव करने या क्रिया करने का एक पक्ष है जिसका कि वस्तुनिष्ठ रूप से अवलोकन किया जा सकता है तथा जिसकी प्रकृति दबावकारी अथवा बाध्यता मूलक होती है। ये हो गई डेफिनेशन आपकी सोशल फैक्ट की अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। अब समझ लेते हैं सिंपल वर्ड में कि होता क्या है। तो सामाजिक तथ्य को दुर्खीम जब बताते हैं तो उनका बस यही कहना था कि जो सामाजिक तथ्य हैं वो कोई भी आप काम करते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ फील करते हैं, अनुभव करते हैं, तो उसी का ही एक तरीका है और ये हर समाज में सामान्य रूप से पाए जाते हैं। आप इस समाज में जहाँ आप रह रहे हैं वहाँ पे भी आप कुछ ना कुछ काम कर रहे हैं, सोच रहे हैं और अनुभव कर रहे हैं। ये सब क्या है, ये उसी का ही जो तरीका है वो सोशल फैक्ट कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डर्कहाइम एम्फेसाइज टू स्टडी सोशल फैक्ट इन विच फॉर्म। तो दुर्खीम जो थे उन्होंने सामाजिक तथ्यों का अध्ययन किस रूप में करने पर जोर दिया है? तो दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य को एक वस्तु के रूप में अध्ययन करने के लिए कहा है, एज अ थिंग उन्होंने बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशल फैक्ट अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। तो दुर्खीम ने जो ये सामाजिक तथ्य बताया उसमें उन्होंने क्या कैरेक्टरिस्टिक्स यानी कि क्या विशेषताएं बताई हैं? तो दुर्खीम के अनुसार सामाजिक तथ्यों की मुख्य विशेषताएं जो है वो क्या है? तो पहला तो ये बताते हैं बाह्यता या फिर आप कह सकते हैं एक्सटीरियोरिटी। बाह्यता, बाध्यता और सार्वभौमिकता, ये जो तीन है ये विशेषताएं जो हैं वो दुर्खीम बताते हैं आपके सोशल फैक्ट यानी कि सामाजिक तथ्य की। तो जो सोशल फैक्ट होते हैं, सोशल फैक्ट आर एक्सटीरियर टू इंडिविजुअल, यानी कि सामाजिक तथ्य जो होते हैं वो व्यक्तियों से बाहर होते हैं। और सोशल फैक्ट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय कंस्ट्रेंट, सामाजिक तथ्य में बाध्यता की विशेषता होती है और ये दो प्रकार के होते हैं, व्याधिकीय और सामान्य, ऐसा दुर्खीम ने बताया है। तो पहला समझ लेते हैं कि बाह्यता क्या होती है। ये हर एक इंडिविजुअल से बाहर होते हैं, ऐसा नहीं है कि किसी एक इंडिविजुअल ने कुछ बना दिया और उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें बाह्यता का गुण होता है और ये हर एक व्यक्ति से पूरी तरह से फ्री होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। इसका किसी एक व्यक्ति विशेष से संबंध नहीं होता है, यानी कि वो व्यक्तियों से पूरी तरह से बाह्य होते हैं, यानी कि एक्सटीरियर होते हैं। दूसरा ये बताते हैं बाध्यता, इसमें बाध्यता का गुण होता है। हम
एक पर्टिकुलर सोसाइटी में रहते हैं तो वहाँ पे हमें बिहेवियर करने का जो पैटर्न है वो फॉलो करना पड़ता है, हम बाध्य होते हैं उसको करने के लिए, तो ये बाध्यता का गुण होता है। उसके अलावा ये बताते हैं यूनिवर्सैलिटी यानी कि सार्वभौमिकता, यानी कि ये हर एक समाज में पाए जाते हैं और ये सार्वभौमिक हैं और इनमें सामान्यता भी होती है। इसके अलावा ये दो प्रकार जो बताते हैं वो दो हैं, व्याधिकीय और सामान्य। इसके दो प्रकार हैं, व्याधिकीय और सामान्य यानी कि पैथोलॉजिकल और नॉर्मल सोशल फैक्ट। तो जो नॉर्मल सोशल फैक्ट होते हैं यानी कि सामान्य सामाजिक तथ्य, तो जो समाज में एक सिस्टम बना हुआ है, एक व्यवस्था बनी हुई है, वो स्मूथली जब चल रही है तो वो सामान्य सामाजिक तथ्य हुआ। और जो व्याधिकीय है यानी कि पैथोलॉजिकल या फिर एबनॉर्मल सोशल फैक्ट आप कह सकते हैं, जब जैसे कि आपके अपराध बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, क्राइम बढ़ रहे हैं, सुसाइड बढ़ रहे हैं, तो ये आपका पैथोलॉजिकल सोशल फैक्ट होगा। जब सिस्टम प्रॉपर ठीक से चल रहा है तो वो नॉर्मल सोशल फैक्ट हुआ, और जब यही चीज़ें बहुत ज़्यादा, जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से नहीं सही चल पा रही है, तो वो असामान्य सामाजिक तथ्य या फिर व्याधिकीय सामाजिक तथ्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुर्खीम रिगार्डेड क्राइम रिलेटेड टू विच कैटेगरी। दुर्खीम ने अपराध को किस श्रेणी से संबंधित माना? तो दुर्खीम उसको सामान्य सामाजिक तथ्य कहते हैं। एक लिमिट में जब वो चीज़ हो रही है तो वो सामान्य है, मतलब क्राइम भी होना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम, वो कहते हैं सामान्य बात है। लेकिन जब यही बहुत ज़्यादा एक जो सीमा होती है या एक लिमिट है उससे सब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तब वो पैथोलॉजिकल हो जाएगा, तब वो असामान्य सामाजिक तथ्य होगा। ऐसे ही किसी भी समाज में अपराध भी होना वो एक सामान्य सामाजिक तथ्य है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच बुक एमाइल डर्कहाइम presented the theory of social solidarity। किस पुस्तक में एमाइल दुर्खीम ने सामाजिक एकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है? तो जो एमाइल दुर्खीम थे उन्होंने सामाजिक एकता का सिद्धांत अपनी बुक द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, जिस पे उन्होंने अपना पीएचडी वर्क किया था, समाज में श्रम विभाजन, इसमें इन्होंने सोशल सॉलिडेरिटी यानी कि सामाजिक एकता या फिर आप कहते हैं सुदृढ़ता का इन्होंने सिद्धांत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। दुर्खीम के अनुसार सामाजिक एकता या सुदृढ़ता के प्रकार क्या है? तो अकॉर्डिंग टू एमाइल डर्कहाइम दो टाइप की सॉलिडेरिटी होती है। दो टाइप की सॉलिडेरिटी होती है, पहला होता है आपका मैकेनिकल सॉलिडेरिटी और दूसरा होता है ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी। मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक एकता और ऑर्गेनिक यानी कि सावयवी एकता, ये दो प्रकार की एकता बताते हैं आपके डर्कहाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी इज़ फाउंड इन प्रिमिटिव सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। दुर्खीम के अनुसार आदिम समाजों में सामाजिक एकता का कौन सा रूप पाया जाता था? तो अगर दुर्खीम जो बताते हैं कि जो सामाजिक एकता आदिम समाज यानी कि प्रिमिटिव सोसाइटीज़ में जो एकता पाई जाती थी वो कौन सी एकता थी? तो वो आपकी यांत्रिक एकता यानी कि मैकेनिकल सॉलिडेरिटी पाई जाती थी आदिम समाजों में, पुराने समाजों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सोशल सॉलिडेरिटी इज़ फाउंड इन मॉडर्न सोसाइटीज़ अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में सामाजिक एकता का कौन सा रूप पाया जाता है? तो आजकल की जो मॉडर्न सोसाइटीज़ हैं, आधुनिक समाज है, उनमें सावयवी एकता पाई जाती है यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडेरिटी पाई जाती है। इसको उन्होंने बहुत डिटेल में बताया है सॉलिडेरिटी के कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम विच टाइप ऑफ सॉलिडेरिटी इज़ प्रोमोटेड बाय डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। दुर्खीम के अनुसार समाज में श्रम विभाजन द्वारा किस प्रकार की एकता को बढ़ावा मिलता है? तो डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी की वो बात करते हैं, उन्होंने बुक भी लिखी, इस पे पीएचडी वर्क किया है। तो वो समाज में जो श्रम विभाजन है वो किस एकता से बढ़ा
किस प्रकार की एकता से समाज में श्रम विभाजन को बढ़ावा मिलता है, तो वो है आपकी सावयवी एकता, यानी कि ऑर्गेनिक सॉलिडारिटी जो होती है, जो आजकल के मॉडर्न समाज में या आधुनिक समाज में पाई जाती है, उससे जो श्रम विभाजन है समाज में उसको बढ़ावा मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। डर्कहाइम ने सुसाइड थ्योरी दी थी, ये इनकी बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है। कई बार आपसे पूछा जाता है कि अगर सब्जेक्टिव एग्ज़ाम है तो आपसे पूछा जाएगा कि दुर्खीम के आत्महत्या के प्रकार कितने बताए उन्होंने, या दुर्खीम का आत्महत्या का सिद्धांत क्या था। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, या पर्टिकुलर एक टाइप का सुसाइड आपसे पूछ लिया, ऐसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा जब ऑब्जेक्टिव होता है तो उसमें आपसे कोई भी एक पर्टिकुलर टाइप पूछा कि ये क्या है, उसका एग्जाम्पल से पूछ लिया, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। तो दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या के प्रकार क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। तो पहला ये बताते हैं ईगोइस्टिक, दूसरा है एल्ट्रुइस्टिक, तीसरा है एनोमिक और लास्ट है फैटलिस्टिक। अहमवादी आत्महत्या, परार्थवादी आत्महत्या, एनोमिक यानी कि विसंगतिपूर्ण आत्महत्या, और भाग्यवादी आत्महत्या। कहीं कहीं पे आपको ये तीन ही दिए होते हैं, अहमवादी, परार्थवादी और एनोमिक, यानी कि ईगोइस्टिक, एल्ट्रुइस्टिक और एनोमिक। कहीं कहीं किसी किसी बुक में फैटलिस्टिक मेंशन नहीं है, बट ये चार टाइप आपके डर्कहाइम बताते हैं। पहला आता है ईगोइस्टिक सुसाइड, अहमवादी आत्महत्या। तो वो क्या होती है, सिंपल सा उसको समझ लेते हैं किसी भी एक एग्जाम्पल से। इन्होंने बुक भी लिखी थी द सुसाइड। तो अहमवादी आत्महत्या जो है, जब कोई भी एक व्यक्ति जो है वो पूरी तरह से, आप कह सकते हैं, व्यक्ति और समाज के बीच में संबंध जो है वो दूरी के हो जाते हैं, तो वो व्यक्ति की आत्महत्या का कारण बनते हैं। एग्ज़ाम्पल, वो एक अपनी पर्सनल फेलियर से जो कर लेता है। कोई भी अगर एक बूढ़ा व्यक्ति है, अकेला व्यक्ति, उसकी कोई फैमिली में नहीं है, वो अगर सुसाइड करे, या फिर एक कोई जो स्टूडेंट है वो एग्ज़ाम में फ़ेल हो गया, वो सुसाइड करे, तो ये आपके ईगोइस्टिक सुसाइड में आते हैं। इसमें जो रिलेशन है पर्टिकुलर का, इंडिविजुअल का सोसाइटी से, वो दूर का हो जाता है, बहुत ज़्यादा दूर की बात करते हैं इसमें। इसके अलावा आता है परार्थवादी आत्महत्या। इसमें जो है, इसमें निजी कारण नहीं होते, बल्कि सोशल वैल्यूज़ को बहुत ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, हम सोसाइटी से बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं, तब इस तरीके की आत्महत्या होती है। परार्थवादी में जैसे कि सती प्रथा है, जौहर सिस्टम है, या जितने भी आपके जो सैनिक हैं वो शहीद होते हैं, तो ये आपका देश से स्वाधीनता के लिए फांसी पर चढ़ जाना, तो इस तरीके की जो भी सुसाइड हैं ये परार्थवादी आत्महत्या में आएंगे। नेक्स्ट बताते हैं एनोमिक। एनोमिक में आप कह सकते हैं कि जब फॉर एग्ज़ाम्पल जब किसान है, एक किसान है, वो बहुत ज़्यादा परेशान है उसकी जो सिचुएशन है उससे, और वो सुसाइड कर ले, या फिर एक आप कह सकते हैं व्यापारी जो बहुत ज़्यादा उसको लॉस हो गया, वो सुसाइड कर ले, तो ये एनोमिक सुसाइड होगा। ये कुछ एग्जाम्पल है, इनसे आपको लर्न करने में इजी होगा सुसाइड को, इसी से आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। और जो भाग्यवादी वो बताते हैं, भाग्यवादी में जैसे कि कोई भी एक इंसान है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशंस कर दिए जाएं, जैसे कि एक स्टूडेंट है, रैगिंग वगैरह उसके साथ हो, तो रूल रेगुलेशन बहुत ज़्यादा उसके ऊपर किए जाएं, या फिर जो सर्वेंट हैं, जो दास होते थे पहले, वो आत्महत्या कर लें, या दहेज से रिलेटेड जो आत्महत्याएं होती हैं, तो बहुत ज़्यादा रूल रेगुलेशन कर दिए जाएं, तो ये आपकी क्या आएगा, ये आपका भाग्यवादी आत्महत्या होगी। ये डर्कहाइम सुसाइड बताते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ प्रेशर इज़ द मेन कॉज ऑफ सुसाइड अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम। दुर्खीम के अनुसार आत्महत्या का मुख्य कारण जो है, किस प्रकार का दबाव है, तो मोरल प्रेशर ऑफ सोशल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सामाजिक संगठन का जो नैतिक दबाव है, वो है आपका आत्महत्या का मुख्य कारण है अकॉर्डिंग टू डर्कहाइम।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन रेफरेंस टू डर्कहाइम, सुसाइड इज क्लोजली रिलेटेड विद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस। दुर्खीम के संदर्भ में आत्महत्या का गहरा संबंध किससे है? सामूहिक चेतना से। जो सामूहिक चेतना होती है उससे संबंध है आत्महत्या का, ऐसा दुर्खीम बताते हैं। नेक्स्ट है, व्हेन द टेंडेंसी ऑफ एलिनेशन इंक्रीजेस ड्यू टू राइज इन इम्पर्सनल रिलेशनशिप, द कॉन्सिक्वेंट सुसाइड इज कॉल्ड एज। जब अवैयक्तिक संबंधों में वृद्धि के कारण अलगाव की प्रवृत्ति बढ़ जाती है तो इसके फलस्वरूप होने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? ईगोइस्टिक सुसाइड, यानी कि अहमवादी आत्महत्या। सिंपली दो चीज़ें आपको याद रखनी है, एक है इंटीग्रेशन और एक है रेगुलेशन। जब इंटीग्रेशन जो सोसाइटी से है वो बहुत लो होगा तो होगा ईगोइस्टिक सुसाइड। जब इंटीग्रेशन सोसाइटी से बहुत हाई होगा तो एल्ट्रुइस्टिक सुसाइड। और उसी में ही एक होता है लो रेगुलेशन और हाई रेगुलेशन। लो रेगुलेशन है आपका एनॉमिक में और हाई रेगुलेशन है आपका फैटलिस्टिक में। ये चीज़ें आप याद रखेंगे दो टर्म तो आपके लिए आसानी होगी। जब समाज से बहुत ज़्यादा इंटीग्रेशन एकीकरण बढ़ेगा तो परार्थवादी आत्महत्या होगी, कम होगा तो अहमवादी होगी। इसी तरह जब रेगुलेशन यानी कि नियम कानून बहुत कम होंगे तो एनॉमिक यानी कि विसंगतिपूर्ण आत्महत्या होगी, और जब वही नियम कानून बहुत ज़्यादा हो जाएंगे तो कौन सी? भाग्यवादी यानी कि फैटलिस्टिक सुसाइड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुसाइड कॉज्ड बाय वीकनिंग ऑफ नॉर्म्स रेगुलेटिंग सोशल लाइफ एंड सिस्टम ऑफ कंट्रोल इज टर्म्ड एज। सामाजिक जीवन को नियंत्रित करने वाले मानदंडों तथा नियंत्रण की व्यवस्था के कमज़ोर होने के कारण होने वाली आत्महत्या को क्या कहते हैं? तो इसको इन्होंने एनॉमिक सुसाइड बताया है। जब जो नियंत्रण है वो बहुत कम हो जाएंगे, यानी कि लो रेगुलेशन की बात हो रही है तो एनॉमिक सुसाइड होगा। अगर हाई रेगुलेशन की बात होगी तो कौन सा होगा? फैटलिस्टिक सुसाइड। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। एंड अगर आप किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में उसे कमेंट कर सकते हैं, जिस भी आप वीडियो लेक्चर चाहते हैं जिस भी टॉपिक पे। सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप शेयरिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।